सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। नदीम की सुहाग रात थी, जिसे लोग मुरादों वाली रात कहते हैं। लेकिन ये कैसी अजीब बात थी कि आज ही उसे रात से पहले पहले ये घर खाली करना था जिसमें उसकी नई नवेली दुल्हन के कदम आए थे। ये रात घूंघट उठाकर प्यार भरी बातें करने वाली थी। वाह री किस्मत, ये किस मोड़ पर ला खड़ा किया। उसके वालिदैन जिंदा होते तो उसे ये दिन देखना न पड़ता। खाला ने उसकी परवरिश की थी। परवरिश का एहसान जताना तो बेसूद था, क्योंकि खाला ने नदीम से एक एक पाई का हिसाब रखवा लिया था। यही वजह थी कि वो शादी पर होने वाले अखराजात का हिसाब भी चुकता करने के बाद मजीद दौलत हथियाने की फिक्र में थी। नदीम ने लाख समझाया और बहुत समझौता करने की कोशिश की, मगर खाला की हठधर्मी कायम रही। आज तो उसने नई नवेली दुल्हन का जहेज जब्त करके ऐलाने जंग कर दिया था और साथ ही रात से पहले पहले मकान खाली करने का भी हुक्म दिया था। रिश्तेदारों ने भी लाख समझाने की कोशिश की, मगर खाला के जहन में जेवरात और जहेज के सामान पर कब्जा करने का भूत सवार था। मरता क्या न करता। बिल आखिर वो खाला की लड़ाई से तंग आकर किराया के मकान की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कई गलियों और मुख्तलिफ मोहल्लों में मालूमात की, मगर मकान खाली नहीं मिल सका। आखिर पीपल वाले मकान की निशानदही की गई, जो अरसा दराज से खाली था। ये पीपल का एक दरख्त का नाम है और इस मकान में पीपल का एक तनावर दरख्त था, जिसकी निस्बत से लोग उसे पीपल वाला मकान कहते थे। एक औरत ने यह भी बताया कि इस मकान में किसी जिन का असर है। नदीम इन बातों को मानता तो था, मगर उसे इस किस्म की मखलूक से कोई खौफ नहीं आता था। शायद उसकी वजह यह हो सकती थी कि उसका वास्ता आज तक इस किस्म की मखलूक से नहीं पड़ा था। बहरहाल वो तलाश करता हुआ उस मकान तक जा पहुंचा। दरवाज़ा बाहर से मुकफ़ल नहीं था, शायद अंदर से कुंडी लगी थी। नदीम ने दरवाजे पर दस्तक दी तो पहली ही दस्तक में दरवाज़ा खुल गया। क्या बात है, कौन हो तुम? दरवाज़ा खोलने वाला एक उम्र रसीदा शख्स था, जिसके चेहरे से वहशत टपक रही थी। उसकी भवों के बालों ने उसकी आधी आंखें ढांप रखी थी। झुर्रियों से उसका चेहरा उसकी उम्र का पता दे रहा था। उसके चेहरे की इबारत से पता चलता था कि बूढ़ा जमाना शनास शख्स है। जी, मेरा नाम नदीम है, मुझे किराया पर मकान चाहिए। नदीम ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बात शुरू करते हुए बताया। तुम्हारे साथ कौन रहेगा? बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। जनाब, मेरी शादी आज हुई है। मैं अपनी बीवी को लेकर आज ही इस मकान में रिहाइश इख्तियार करना चाहता हूँ। नदीम ने वजाहत की। ठीक है, अंदर आ जाओ और मकान देख लो। बूढ़े ने उसे अंदर आने के लिए रास्ता देते हुए कहा। शुक्रिया जनाब, नदीम ने मकान में दाखिल होते हुए कहा। मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल था, जिसके सामने किचन, बाथरूम और वाशरूम अलहदा-अलहदा बनाए गए थे। सहन के वस्त में आधी तरफ दीवार खड़ी की गई थी, जिसके इतराफ वो पीपल का दरख्त था, जिसकी वजह से उसका नाम पीपल वाला मकान पड़ गया था। दरख्त वाकई तनावर और इस कदर फैला हुआ था कि पूरे मकान को अपनी लपेट में लिए था, हत्ता कि उसकी शाखें मकान से बाहर दीवारों पर झूल रही थी। बुजुर्गवार, इस मकान का किराया कितना होगा? नदीम ने पीपल के दरख्त की ऊंचाई पर नजर करते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया तो उसने पलट कर देखा। वो मकान में तन्हा खड़ा था। बूढ़ा गायब हो चुका था। नदीम घबरा कर तेज कदमों से दरवाजे तक आया। क्या बात है, घबराए हुए क्यों हो? बूढ़े ने बैरूनी दरवाजे में से दाखिल होते हुए कहा। अरे बुजुर्गवार, आप कहाँ गायब हो गए थे? मेरा मतलब है, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? नदीम ने हैरत ज़दा लहजे में सवाल किया। तुम हमारे नए मेहमान हो और किरायादार भी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय लेने गया था। बूढ़े ने चाय की केतली और 2 कप फर्श पर रखते हुए कहा। नदीम हैरान था कि बूढ़ा दबे पांव कब और कैसे चला गया। उसे कुछ खबर न हुई और फिर पलक झपकते में चाय कहाँ से ले आया। हालांकि जब वो मकान की तलाश में गलियों की खाक छान रहा था, उसे दूर दूर तक कोई चाय की दुकान या होटल नजर नहीं आया था, क्योंकि ये इलाका गुंजान आबाद नहीं था। बूढ़े ने उसकी तरफ चाय से भरा कप बढ़ाते हुए कहा। क्या सोच रहे हो मियाँ? कुछ नहीं, आप मुझे इस मकान का किराया बताएं। एक बार फिर नदीम ने पीपल के दरख्त को देखते हुए कहा। अरे मियाँ, 1000 रुपया माहवार। उसने नदीम के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, जैसे वो उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगाना चाह रहा हो। मुझे मंजूर है बुजुर्गवार, आप चाबी मुझे दे दें। मैं 1 घंटे बाद ही इस मकान में अपनी बीवी को लेकर आऊँगा। उसने उठते हुए कहा। ये लो चाबी और एडवांस की रकम। नदीम ने दाएं हाथ से चाबी लेते और बाएं हाथ से ये रकम देते हुए रुखसती की इजाज़त चाही। ठीक है, तुम सामान ले आओ, मैं चला जाता हूँ।
बूढ़े ने ताला उठाते हुए कहा। जी सामान तो कुछ नहीं है, बस हम दोनों मियाँ बीवी ही चले आएंगे, नदीम ने शर्मिंदगी से नजरें झुकाते हुए कहा। बूढ़े के लहजे में तनज था। उसने पूछा, क्या जहेज का सामान नहीं मिला? जी मिला तो था, मगर खाला अम्मा ने अपनी मेहनत और मोहब्बत के सिले में जब्त कर लिया। उसने बूढ़े को समझाने की कोशिश की। बूढ़े ने कहा, ठीक है अब तुम जाओ, तुम्हें जल्दी आना भी है। बूढ़े ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसे जाने का इशारा किया। एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना मनाएं। नदीम ने डरते हुए लब कुशाई की। हाँ भाई पूछो, क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो तुम? बूढ़ा जरा संभल कर खड़ा हो गया। मैंने सुना था कि इस मकान में अरसा दराज से कोई शख्स रिहाइश पजीर नहीं हुआ, फिर इस मकान में इस कदर सफाई और सुथराई का इंतजाम किसने किया? दीवारों का प्लास्टर जरा सा भी कहीं से उखड़ा नहीं है, दरवाजों का रंग सही सलामत है, ऑयल पेंट इस तरह चमक रहा है जैसे आज ही किया गया हो, जमीन का फर्श कहीं से टूटा फूटा नहीं है। नदीम ने दिल की बात से कहते हुए वजाहत चाही। तुम ठीक कहते हो मियाँ, दरअसल तुमसे कुछ दिन पहले एक खानदान ने ये मकान पसंद किया था, उन्होंने ही इसकी मरम्मत का काम वगैरह करवाया था। उनके किसी अजीज का गांव में इंतकाल हो गया, लिहाजा वो रिहाइश इख्तियार करने से पहले ही वहां से चले गए, इसलिए मकान तुम्हें अच्छी हालत में मिल गया है, बूढ़े ने बात बनाते हुए कहा। नदीम जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुरम्मत के आसार कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मकान की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसे चंद दिन पहले तामीर किया हो, जबकि बाहर से वो सूरत दिखाई नहीं देती थी। बहरहाल नदीम खुदा हाफिज कहकर चलता बना। उसे तो आम खाने थे, गुठलियां तो गिनने से उसे गर्ज नहीं थी। नदीम ने अपनी नई नवेली दुल्हन को मकान मिलने की खुशखबरी सुनाई तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये कैसी किस्मत थी कि जो उसे सुहाग रात अजनबी मकान और इंतहाई नए माहौल में गुजारना थी। बहरहाल रुखसत होने से पहले उसने खाला अम्मा से मुसाफा करना चाहा तो उन्होंने नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। नदीम ने भी माफी तलाफी चाही मगर कोई जवाब नहीं मिला। वो दोनों तन के कपड़ों में खाला अम्मा के घर से रुखसत होकर अपनी बदनसीबी के साथ नए मकान में मुंतकिल हो चुके थे। उसकी बीवी समर को इस मकान के पुरस्रार माहौल से खौफ आ रहा था। उसकी उम्र बहुत कम थी या वो छोटे दिल की मालिक थी। बहरहाल वो औरत जात थी जिसे दुनिया सिनफे नाजुक के नाम से पुकारती है। इस मकान में अजीब सा सन्नाटा था, हर तरफ वीरानी छाई थी। ये भी अजीब बात देखने में आई कि हर दरख्त पर परिंदों की चहचहाट होती है, लेकिन पीपल के इस दरख्त पर एक चिड़िया का भी नामो निशान नहीं था। हाँ, एक दो मुर्दा परिंदों के जिस्म वाशरूम की छत पर जरूर पाए गए। उसकी बीवी समर को ये माहौल बड़ा खौफनाक लगा। सूरज का सर शाम के कदमों पर झुक गया था, साए रफ्ता रफ्ता फैल रहे थे। दिन की रोशनी को स्याह रात ने अपनी काली चादर उड़ा दी थी। जैसे जैसे रात गहरी हुई उनके जज्बात ने अंगड़ाइयां लेनी शुरू की। इस तारीकी में उनकी उम्मीदों की शम्में जलने लगी। समर ने अपना लिबास जमीन पर बिछाकर उसे सेज बना दिया। नदीम का साथ पाकर उसका खौफ कुछ कम था। नदीम के मोबाइल फोन की घंटी बजी। नदीम ने फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो समर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रहने दे, न जाने इस वक्त किसका फोन है। समर ने एक अनजाने खौफ को महसूस करते हुए इल्तिजा की। समर, हो सकता है कि फोन अस्पताल से आया हो, कोई इमरजेंसी ना हो, मुझे बात तो करने दो। फोन कहीं से भी हो, आप रहने दें, समर ने फोन को मजीद दूर सिरकाते हुए कहा। अच्छा भाई, मुझे नंबर तो देख लेने दो ताकि पता तो चले कि फोन पर कौन बात करना चाहता है। समर के हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ी तो उसने हाथ छुड़ाकर मोबाइल ऑन किया। कॉल अभी तक मौजूद थी। हेलो, मैं डॉक्टर नदीम बोल रहा हूँ। नदीम ने मौका की नज़ाकत की मुनासबत से बात की। सर प्लीज़, आपको MS साहब ने फ़ौरन बुलाया है। हमारे अस्पताल के सामने वाले रोड पर बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया है, काफ़ी जानी नुकसान होने का अंदेशा है, आप जल्द अज जल्द आ जाएं। नदीम ने तैयार होते हुए कहा। समर, मुझे जल्दी अस्पताल जाना होगा वरना कहीं जाने जा सकती हैं। नदीम, मेरा क्या बनेगा इस अंधेरी रात में और इस पुरस्रार माहौल में? मैं तो खौफ और दहशत से मर जाऊंगी। समर ने नदीम के चौड़े सीने पर सर टिकाते हुए कहा। समर, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी वार्ड में ठहरा दूंगा। ये बात नदीम ने बगैर सोचे कही थी। नहीं, मैं इस दुल्हन के लिबास में कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत शर्म महसूस होगी, समर ने नदीम से लिपटते हुए कहा। समर, समझने की कोशिश करो, मैं एक डॉक्टर हूँ और इंसानी जानें बचाना मेरा फर्ज है। तुम डरो मत, मैं जल्द फरागत पाते वापस आ जाऊंगा। जरा सी देर से जाना अभी भारी जानी नुकसान का बायस बन सकता है, तुम अंदर से कुंडी लगा लो, नदीम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। समर ने एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश की। समर प्लीज, इंसान की जिंदगी सबसे कीमती शय है
और फिर मैंने तुम्हें शादी से पहले समझा दिया था कि मेरा पेशा ऐसा है, मैं तुम्हें अपने पेशे पर तरजीह नहीं दूंगा। नदीम के इन दलाइल ने उसे लाजवाब कर दिया था। वो चुपचाप कुंडी लगाकर जमीन पर आ बैठी। वो काफी देर तक न जाने क्या सोचती रही। फिर उसे ख्याल आया कि नदीम की नौकरी भी तो नई नई है और डेली वेजेस की है, अगर ना जाते तो कहीं नौकरी से ना निकाल दिए जाते। तब उसके दिल को ढारस मिली, क्योंकि अब तो उन्हें मकान को घर बनाने और उसे बसाने के लिए बहुत सी रकम दरकार थी, और इतनी बड़ी रकम सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही हासिल की जा सकती थी। रात का पिछला पहर बीत रहा था। समर की आंख न जाने किस वक्त लग गई। 1 घंटा भी न गुजरा होगा कि सहन में मध्यम सी किसी चीज के गिरने की आवाज आई तो उसकी आंख खुल गई। रात का अंधेरा, तन्हाई का खौफ और इस पुरस्रार माहौल में धम की आवाज ने उसकी नींद उचाट कर दी। पहले तो वो भी समझी कि शायद सहन में बिल्ली कूदी है, मगर दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, क्योंकि बैरूनी दरवाजे की कुंडी भी खुली हुई थी। अब तो उसे यकीन हो गया कि कोई शख्स दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ है। हो सकता है कोई चोर हो, क्योंकि चोर ही सबसे पहले अपने भागने का रास्ता तलाश करते हैं। लिहाजा चोर ने भागने के लिए बैरूनी दरवाजे की कुंडी खोली होगी। चोर का जहन में ख्याल आते ही वो थर थर कांपने लगी। ये खौफ तो नहीं था कि चोर माल चोरी करेगा, क्योंकि माल तो था ही नहीं। हाँ, उसे अपनी जान और इज्जत का खौफ तो था, क्योंकि एक औरत के लिए सबसे बढ़कर इज्जत ही प्यारी होती है। उसने चीखना चाहा, मगर वो ये सोचकर चुप हो रही कि मोहल्ले में तो कोई उसे जानता नहीं, और फिर इतनी रात गए इस पुरस्रार मकान में उसे बचाने कौन आएगा। सहन में उसे कदमों की आहट महसूस होने लगी। कोई था जो दबे कदमों चलकर वॉशरूम तक गया था। अब तो खौफ से उसकी घिघी बंद गई। उसने हिम्मत को यकजा किया और ये सोचकर उठ खड़ी हुई कि यूं तो खौफ से दम निकल जाएगा। जब मरना ही है तो क्यों ना मुश्किलात से लड़ा जाए। उसके कदम वजनी हो गए। जैसे जैसे वो सहन की तरफ बढ़ी, वो कदम चली थी कि उसे वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज आई तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दहशत से उसकी आंखें फट गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वो वहीं जमीन पर दीवार के सहारे बैठ गई और घुटनों में सर देकर जारों की तार रोने लगी। किसी के कदमों की चाप पर उसने सर उठाया तो देखा कि एक साया दरख्त के नीचे से गुजरता हुआ उसके जानिब बढ़ रहा है। अब तो उसके हलक से ऐसी अजीब आवाजें निकल रही थी जैसे किसी ने दोनों हाथों से उसका गला दबा रखा हो। खौफ से उसकी आंखों में दम आ चुका था। कलेजा था कि जो बार बार मुंह को आ रहा था। एक वजनी हाथ उसके कांधे पर रखते हुए किसी ने सरगोशी की। समर, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अपना नाम सुनकर उसे हौसला मिला तो उसने आंखें खोल दी। सवाल करने वाले को उसने पांव से ऊपर की तरफ देखना शुरू किया। आवाज जानी पहचानी थी। चेहरे पर नजर पड़ी तो उसे अंधेरे में भी पहचानने में जरा देर न लगी कि नदीम उसका बाजू पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है समर, तुम इस कदर खौफजदा क्यों हो और यहाँ सहन में क्यों बैठी रो रही हो? रोने का सबब क्या है? नदीम ने उसे बाहों के सहारे से मजीद ऊपर करते हुए कहा। ये तो तुम थे, मेरी तो खौफ से जान निकल गई थी। समर ने अपना नाजुक वजूद उसकी मजबूत बाहों की पनाह में देते हुए शिकवा किया। हाँ, मैंने कई बार दस्तक दी, तुम गहरी नींद सो रही थी। दस्तक की आवाज पर बेदार ना हुई तो मैं दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ। मैंने सोचा वॉशरूम की जरूरत है, उधर से फारिग हो जाऊं फिर तुम्हें जगाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हारी आंख खुल गई और तुमने खुद पर इस दर्जे डर सवार कर लिया। नदीम ने अपने दोनों हाथों के कटोरों में उसका चांद चेहरा उभरते हुए वजाहत की। तुम दीवार फांद कर आए हो तो बैरूनी दरवाजे की कुंडी किसने खोली? समर ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। वो कहने लगा, मैंने देखने के लिए कुंडी खोली थी कि गली में किसी ने मुझे दीवार फांदते हुए तो नहीं देखा। नदीम का ये जवाब तसल्ली बख्श था। लेकिन कुंडी खुली क्यों छोड़ दी? इस बार नदीम से जवाब ना बना तो वो झिंझला गया। छोड़ो समर इन बातों को, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस कदर डरपोक हो। वो समर को छोड़कर फर्श पर आ बैठा। अच्छा नदीम, अस्पताल के मुतालिक बताओ, क्या हादसे में जानी नुकसान हुआ? क्या आपकी खिदमत कुछ काम आई? समर ने उसको मनाने की कोशिश में मौजू बदलते हुए कहा। समर, आज हमारी सुहाग रात है, तुम क्या बातें करने बैठ गई? तकदीर ने पहले ही हमारा इतना वक्त बर्बाद कर दिया और रात का ये आखिरी पहर भी तुम फजूल बातों में बर्बाद करना चाहती हो। नदीम का अफसरदा लहजा सुनकर वो खामोश हो गई। नजरों के साथ साथ उसने सर भी झुका लिया। नदीम ने उसकी तरफ नजर की तो वाकई वो उसे दुल्हन के रूप में नजर आई। इस बार उसे समर पर बेहद प्यार आया। उसने दाएं हाथ की चारों उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर उठाया, फिर तो प्यार का एक बिलाखेज तूफान उमड़ आया और दोनों को अपने साथ जज्बात की तेज मौजों में बहा कर ले गया। न जाने किस वक्त वो नींद की वादी में चले गए। सुबह हुई
इस बार दरवाजे पर दस्तक इस कदर जोर से दी गई कि अगर दरवाजा ना खोला जाता तो तोड़ दिया जाता। इस जोरदार आवाज से समर की आंख खुली तो वो नदीम को टिटोलने लगी, मगर उसने कमरे में खुद को अकेले पाया। वो आंखें मलती हुई उठ बैठी। वो सोच रही थी कि अगर नदीम उसे इस बेहिजाबी में सोता अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो अंदर से कुंडी किसने लगाई थी। अगर नदीम घर में मौजूद है तो बाहर दरवाजे पर कौन है। इस दस्तक देने वाले ने समर का नाम भी पुकारा था। आवाज तो नदीम की थी, लेकिन मामला उसकी समझ से बाहर था। एक बार फिर दहशत ने उसे आ पकड़ा। उसने पुरखमार निगाहों से दरवाजे खोलकर देखा तो नदीम खड़ा मुस्कुरा रहा था, मगर उसके चेहरे पर थकन के असरात नुमाया थे। आप फिर दीवार फांदकर बाहर चले गए और मुझे बताया भी नहीं, यूं बेखबर सोता छोड़कर चले गए, समर ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा। तो नदीम कहने लगा, लगता है तुमने कोई ड्रामना ख्वाब देख लिया जिसमें कोई बार बार दीवार फांदकर अंदर आ रहा होगा। नदीम ने उसके फूल जैसे गुलाबी गालों पर चुटकी लेते हुए कहा। नदीम अंदर कमरे में आकर डॉक्टरों वाला सफेद ओवरकोट उतार रहा था और समर पर यह ख्वाब वाला जुमला क़यामत बन के टूट पड़ा। उसने अंगड़ाई ली तो उसके जिस्म का जोड़ जोड़ दुखने लगा। करीब ही पड़े हुए शीशे के टुकड़े में उसने अपना चेहरा बगौर देखा तो बालों का बिखर कर उलझ जाना, मेकअप का फीका पड़ जाना, चूड़ियों के टुकड़े होना, ये सब क्या था। अगर बकौल नदीम मैंने डरावना ख्वाब देखा है तो इस ख्वाब के असरात के सबूत उसके सामने मौजूद थे। फिर ये सब क्या था। वो नदीम था तो ये कौन है, और ये नदीम है तो वो कौन था। इन सोचों का बोझ उसके हल्के से जहन से बर्दाश्त नहीं हो सका। वो चकरा कर फर्श पर गिर पड़ी। नदीम ने बमुश्किल उसे ज़मीन से अपनी बाहों में उठाया। उसका नीम मुर्दा जिस्म लचकदार शाख की तरह डोल रहा था। नदीम ने उसे आहिस्ती से फर्श पर लेटाया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे भी मारे, मगर होश नहीं आया। अब तो नदीम भी घबरा गया। उसने समर को मसनूई सांस देने की कोशिश की, मगर बेसूद। तब उसे ना चाहते हुए भी समर को अस्पताल ले जाना पड़ा। लेडी डॉक्टर के चेक करने से पहले ही नदीम ने बता दिया कि हमारी सुहागरात थी। वैसे भी दुल्हन को लाल जोड़े में सभी पहचान गए। मुश्किल से होश आने के बाद लेडी डॉक्टर ने इस शर्त पर डिस्चार्ज किया कि वो समर को 1 हफ्ते तक आराम करने देंगे। नदीम, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, समर ने नदीम से नजरें चुराते हुए कहा। समर, मुझे कुछ बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है। मैं जब से घर लौटा हूं तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। नदीम ने उसका बाजू थामते हुए पूछा। तुम मुझे पागल कहो और कुछ, बस मैंने कह दिया मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, समर ने औरतों वाली जिद करते हुए कहा। समर उसे कैसे समझाती कि उसके साथ नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले यकीन वाकया पेश आ चुका है। दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई गैर मरी शय उसके शौहर के रूप में उसके नफ्स की मालिक बन सकती है। समर, क्या यहाँ अस्पताल से बाहर खड़े रहकर सारी बातें करनी है? चलो घर चलकर फैसला करते हैं। मालिक मकान को चाबी देकर अपना एडवांस वापस लेते हैं, फिर मजीद इस बारे में कुछ सोचेंगे कि हमने क्या करना है। नदीम ने रिक्शे वाले को रुकने का इशारा करते हुए कहा। वो खामोश होकर नदीम के साथ रिक्शे में सवार हो गई। रिक्शा एन पीपल वाले मकान के दरवाजे पर आ रुका। नदीम, क्या तुम घर को ताला लगाकर नहीं गए थे? समर ने एक बार फिर उसे मकान के मावराई माहौल और पुरस्कारियत के मुतल्लिक इशारे से समझाने की कोशिश करते हुए सवाल किया। मैं ताला लगा कर गया था, चाबी मेरे पास है, नदीम ने चौंकते हुए कहा। मगर अगले ही लम्हे उसे ख्याल आया कि समर का वहम यकीन में बदल गया तो उसके एसाबो जहन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लिहाजा उसने बहाना बनाया। समर, तुम बेहोश हो गई थी, हो सकता है मैं जल्दबाजी या घबराहट में ताला लगाना भूल गया हूँ, नदीम ने रिक्शे वाले का किराया अदा करते हुए कहा। रिक्शा वाला जा चुका था। समर इस मकान के साए से हटकर खड़ी हुई थी। नदीम ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ जैसे अंदर से कुंडी लगा दी गई है। लिहाजा उसने ज़ोर से दस्तक दी, क्योंकि अब तो उसे भी शक हो गया था कि मकान में कोई माफूकुल फितर ताकत मौजूद है जो उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए उनका साए की तरह पीछा कर रही है। पहले दिन की तरह पहली ही दस्तक पर दरवाज़ा खोल दिया गया था। नदीम को यह देखकर मजीद हैरत हुई कि इस बार दरवाज़ा खोलने वाला वो बूढ़ा शख्स नहीं, बल्कि समर से भी हसीनो जमील कोई लड़की थी। उस लड़की ने बहुत दिलफरेब मुस्कुराहट से उनका इस्तकबाल किया। आप नदीम हैं ना, हमारे नए किरायादार? लड़की ने नदीम का सकता तोड़ते हुए पूछा। निस्वानी आवाज सुनकर समर भी उसके करीब चली आई। समर को देखकर इस तीखे नकूश वाली हसीना ने एक अदा से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जी हाँ, मैं नदीम हूँ, लेकिन आप कौन हैं? समर ने खौफ के मारे उससे हाथ नहीं मिलाया। मैं बाबा की सबसे छोटी बेटी हूँ, मेरा नाम रुशना है।
बाबा ने मुझे आप लोगों के लिए नाश्ता देकर भेजा है। रोशना ने उन्हें अंदर आने के लिए रास्ता देते हुए कहा। आप नई नवेली दुल्हन को सुबह सवेरे लेकर कहाँ चले गए थे? मैं काफी देर से घर में मौजूद हूँ। क्या आप घर से बाहर जाते हैं तो ताला भी लगाकर नहीं जाते? एक ही सांस में इतने सवाल सुनकर वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रोशना, बात दरअसल ये है कि हमें इस मकान में नहीं रहना। हमें तुम्हारे बाबा को मकान की चाबी देने और अपना एडवांस वापस लेने आए हैं। समर ने एक खतरे के बाद दूसरे खूबसूरत फितने से बचने के लिए दो टोक बात की। ठीक है, वो सामने ग्राउंड के इस पार वो सफेद रंग वाला मकान हमारा है। आप बाबा को चाबी दे आएं और अपना एडवांस ले जाएं। जब तक मैं आपकी दुल्हन से बातें करती हूँ और इनका दिल बहलाती हूँ। रोशना ने अपनी बात से दोनों को दिलासा देते हुए कहा। समर, मैं अभी आता हूँ, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? नदीम ने उठते हुए कहा। नहीं जी, आपके आने तक रोशना मेरे पास है और फिर दूसरा मकान किराए पर लेने के लिए भी तो एडवांस की रकम की जरूरत पेश आएगी। आप जाइए, बाबा से बात करके रकम भी वापस ले आइए और चाबी उनको वापस दे आइए। नदीम रोशना को समर के पास छोड़कर बाबा के घर की तरफ चल पड़ा। आप मकान खाली क्यों करना चाहते हैं? रोशना ने उसके हिनाई हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। नदीम इतने में बाबा के पास अपना एडवांस लेने और चाबी वापस करने जा चुका था। समर कहने लगी, मुझे इस मकान में पीपल के दरख्त से बहुत डर लगता है। दादी अम्मा ने बहुत सी कहानियां सुनाई थी जिनसे ये साबित होता है कि ऐसे दरख्तों पर जिनों का बसेरा होता है। रोशना कहने लगी, जिन किसी को कुछ नहीं कहते अगर उनको सताया ना जाए या उनकी फितरत के खिलाफ कोई बात ना की जाए। समर कहने लगी, लेकिन मैंने तो किसी को सताया नहीं। रोशना ने कहा, फिर तुम्हें भी किसी ने सताया नहीं होगा, हाँ प्यार जरूर किया होगा। रोशना ने उसके स्याह और लंबे बालों से खेलते हुए कहा। ये कैसा प्यार है जिसमें इंसान की इज्जत ही जाती रहे और दहशत से जान चली जाए? जान प्यार ही में तो जाती है। रोशना ने उसके हर सवाल का जवाब देते हुए कहा। क्या तुमने सच्चे प्यार के वाकयात नहीं सुने? रोशना ने उसका दुपट्टा एक तरफ करते हुए कहा। जिनों से प्यार? हाय अल्लाह, इनकी तो सूरतें देखकर जान निकल जाए। समर ने कराहियत से मुंह बनाते हुए कहा। वो साथ ही साथ रोशना की हरकतों पर गौर कर रही थी। रोशना अजीबोगरीब हरकतें उसके साथ कर रही थी। फिर रोशना कहने लगी, अगर जिन खुश शक्ल होकर सामने आए तो फिर? रोशना ने अपना मुंह उसके कान के करीब लाकर कहा तो गरम गरम सांसें उसकी कान की लौ से टकराने लगी। इन सांसों का लम्स वही तो था वो कल रात को अपने जिस्म में जज्ब कर चुकी थी। इस ख्याल के साथ ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। समर ने यकदम पलट कर देखा तो रोशना की हैयत बदल रही थी। वो औरत से मर्द बन रही थी। उसकी निस्वानी आवाज मर्दाना आवाज में तब्दील होने लगी तो वो यूं मुखातिब होने लगा। समर, मैं रोशना नहीं, तुम्हारा वही आशिक जिन हूँ जो नदीम के रूप में तुम्हारे नफ्स पर इख्तियार हासिल कर चुका है। हम कोई भी रूप धार सकते हैं। समर, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अगर तुम मुझे शौहर के रूप में कबूल कर लो तो मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में डाल सकता हूँ, तुम्हें माला माल कर सकता हूँ, हर वक्त साए की तरह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ, सिर्फ इस शर्त पर कि तुम्हें मुझे शौहर कबूल कर लो। तुम्हें जिनों की शक्ल से नफरत है ना? मैं हमेशा तुम्हारे सामने तुम्हारे महबूब नदीम की सूरत में आया करूंगा। बताओ तुम्हें मंजूर है? अगर तुम हाँ कह दो तो इस खुशी में तुम्हें ये घर भी बख्श दूंगा। समर, जिसकी हालत उसे देखकर पहले ही गैर हो चुकी थी, अपने आप को संभालते हुए बोली, एक मुसलमान के पास जिनों और बदरूहों से बचने का वाहिद हल कलाम इलाही के अलावा और क्या हो सकता है? जब तक उसके आशिक जिन ने अपना मौक़िफ़ बयान किया तब तक समर आयतल कुर्सी का विर्द करती रही। जैसे ही उस जिन ने अपनी बात का जवाब लेने के लिए खामोशी इख्तियार की, वैसे ही समर ने 10वीं बार आयतल कुर्सी का विर्द करके खुद पर फूंक लिया और अपने गिर्द हसार कायम कर लिया। फूंक के साथ ही वो बेबस और लाचार होकर पीपल के दरख्त पर जा बैठा। समर ने दहशत से उसकी शक्ल देखना गवारा न की। वो गजबनाक आवाज में गरजने लगा और कहने लगा, तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम दौलत, मेरी मोहब्बत, जायदाद, नदीम और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। तुमने अगर इस घर से कदम बाहर निकाले तो खून के नक्श सब्त हो जाएंगे। तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अगर फिर भी लौट कर मेरे पास ना आई तो यही तुम्हारे खूनी पांव तुम्हारी जान ले लेंगे। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई हकीम, आलिम फाजिल शख्स भी इसका इलाज नहीं कर सकता। मैं इस घर में आने वाली हर लड़की पर यूं ही आशिक हो जाता हूँ। वो मेरी बात नहीं मानती तो फिर यही खूनी पाँव उसे कब्र में उतार देते हैं। नदीम की आवाज़ सुनकर तो वो दौड़कर घर से बाहर निकली, मगर फर्श और गली की सड़क पर उसके खूनी पाँव के नकूश बनते जा रहे थे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कांच के टूटे हुए टुकड़ों पर चल रही है। नदीम डॉक्टर होते हुए भी उसका मर्ज न पकड़ सका। बिल आखिर अस्पताल पहुंचते समर के पाँव से इस कदर खून बह चुका था
कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मगर हैरत की बात यह थी कि डॉक्टरों को लाख कोशिश के बावजूद भी उसके पाँव में जख्म नजर ना आ सके।